Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of August 2021, Friday. Inspiration of the day is, if you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 6. Industry output grows 13.6% on low base effect. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने डेटा रिलीज किया है किस पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर. एंड एज पर दिस डेटा द इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 13.6% in the month of June in compared to the previous year. और अगर आपको पता हो तो प्रीवियस ईयर पैंडेमिक ईयर था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे दे वर एट देयर लोवेस्ट स्टेज. तो उसकी वजह से ये 13.6% का इंक्रीज इस साल देखने को मिल रहा है, जिसको हम सीधा सीधा लो बेस इफेक्ट कहते हैं. क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक था तो नेशन वाइड लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो हॉल्टेड थी. और बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, मोबिलिटी इंडेक्स हो, और जितने भी जो अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं दे वर एट देयर लोवेस्ट स्टेज. तो इस साल से अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के डेटा को तो वी विल हैव द लो बेस इफेक्ट. क्योंकि इस बार कोविड-19 की सेकेंड पैंडेमिक की जो वेव आई थी उसमें किसी भी तरह का नेशन वाइज लॉकडाउन नहीं इम्पोज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उतना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर नहीं पड़ा था जितना कि फर्स्ट वेव में देखने को मिला था. तो एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स देयर इज अ 13.6% ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ जून. हालांकि अगर इस डेटा को अप्रैल और मई के डेटा से कंपेयर किया जाए, इस साल का अप्रैल और मई का डेटा और पिछले साल के अप्रैल और मई का डेटा, तो जो लो बेस का जो इफ़ेक्ट है, जो लो बेस का इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ दिख रहा है. बट लेकिन फिर भी जून के मंथ में भी पिछले साल जो लॉकडाउन था उसका इम्पैक्ट था. दैट इज़ वाई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लो बेस का इफेक्ट नहीं है. येस, बट इन कंपैरिजन टू द अप्रैल एंड मई डेटा द लो बेस इफेक्ट इज डिक्लाइन इन द मंथ ऑफ जून. क्यों? क्योंकि अगर देखें डेटा तो अप्रैल के मंथ्स को अगर कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 22 का अप्रैल और फाइनेंशियल ईयर 21 का अप्रैल का डेटा कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 134.6%. तो अप्रैल में अगर आपको याद हो तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था पिछले साल, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो शट डाउन हो चुकी थी. तो इसकी वजह से उसमें 134% का इंक्रीज इस बार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिख रहा था. तो वो बहुत ज़्यादा लो बेस का इफेक्ट दिख रहा था. और मई तक आते आते 28%, लेकिन अब ये 13.6% जून में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है. इट मीन्स कहीं ना कहीं लो बेस का जो इम्पैक्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट स्टिल ज़ीरो या टोटली मिटिगेट नहीं हुआ है इंडस्ट्रियल आउटपुट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लो बेस का इम्पैक्ट. फैक्ट्री आउटपुट हैज़ बीन मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IIP बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मार्च के बाद से जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, या सीधे सीधे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या इंडस्ट्री आउटपुट है या फैक्ट्री आउटपुट है, ऑल आर द सिनोनिमस टर्म्स, डोंट गेट कंफ्यूज. तो इस साल मार्च के महीने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला. हालांकि फेवरेबल लो बेस इफेक्ट तो है ही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, बट कहीं ना कहीं एक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है फैक्ट्री आउटपुट में. इसका सीधा मतलब ये है कि पिछली पैंडेमिक या जो पैंडेमिक की जो फर्स्ट वेव आई थी उसके कंपेयर में इस बार इंडस्ट्रियल आउटपुट फैक्ट्री आउटपुट को उतना नुकसान नहीं हुआ है. इन जून 2020 IIP कॉन्ट्रैक्टेड 16.6%. अगर अब जून के डेटा की बात करें, पिछली बार तो 16% तक का कॉन्ट्रैक्शन था इंडस्ट्रियल आउटपुट में, फैक्ट्री आउटपुट में. ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस IIP grew 5.7% from May, in line with the opening up of the economy, with state gradually easing restrictions after region-wise lockdown during the second wave in April and May.
हालांकि जो पेस है ग्रोथ की वो अभी भी एक स्टैंडर्ड से लो है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, फुल पेस पे आ चुकी है। स्टिल जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्लो है, बट हाँ इस बात के ज़रूर चांसेस हैं कि सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट था वो अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जो फैक्ट्री आउटपुट है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, आईआईपी है, वो अब बढ़ना शुरू हो गया है। और किसी भी इकॉनमी में जब इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग कि जो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है, पीपल और द कंज्यूमर्स आर बाइंग द प्रोडक्ट, इसीलिए प्रोडक्टिविटी हो रही है, इसीलिए प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो कि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का भी जो प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। सो दिस इज समवेयर वर्चुअस साइकिल दैट इज एक्चुअली गोज ऑन। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिमांड इंक्रीज। और अगर हम इसको सीधे रिलेट करें तो आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी इस मंथ में हमने बढ़ा हुआ देखा है, जो कि अपने कॉन्ट्रैक्शन की फेस निकल करके एक्सपेंशन की फेस में आ गया है। 50 का पॉइंट क्रॉस कर चुका है। हमने अभी रिसेंटली ही न्यूज़ डिस्कस करी है, मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई है वो 50 का मार्क क्रॉस कर चुका है, 55 तक अप्रॉक्सीमेटली आ गया। दैट इज समवेयर इंडिकेटिंग द एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। हालांकि सर्विस पीएमआई अभी भी 50 के नीचे है, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। स्टिल इट इज़ बिलो 50 बट इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और ऐसे चांसेस हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में जो सर्विस पीएमआई है वो भी 50 का मार्क क्रॉस करके एक्सपेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं दे आर एक्चुअली स्टार्टेड गेनिंग द मोमेंटम। सो देयर इज़ अ ग्राफ दैट इंडिकेट्स अ वैनिंग बेस इफेक्ट। जो लो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो अब डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। एंड दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज इंडिकेटिंग दैट जो भी लो बेस इफेक्ट था वो अब कम हो रहा है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअल में पिकअप कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। प्राइवेट कैपेक्स में रिकवर ओनली बाय Q4, जहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जुलाई और जून के मंथ से रिकवरी स्टार्ट कर चुके हैं। और हम कई बार बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पे हमने डिस्कस भी किया है। मोबिलिटी इंडिकेटर, जीएसटी कलेक्शन, ऑटो की जो सेल है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और अभी हमने देखा परचेजिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। लो बेस का जो इफेक्ट है वो मिटिगेट हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर प्राइवेट कैपेक्स की बात करें, कैपेक्स स्टैंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट ईयर जब पैंडेमिक आया था तो बहुत सारी जो प्राइवेट फर्म्स थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी, इवन कई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भी अपने जो कैपेक्स प्लान थे उनको पोस्टपोन कर दिया था। और किसी भी इकॉनमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वेजेस अर्न होती है, इनकम होती है और डिमांड बढ़ती है। तो लास्ट ईयर जब पैंडेमिक आया था तो बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स ने, इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने भी अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के प्लान थे वो पोस्टपोन कर दिए थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड। और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के प्लान थे प्राइवेट फर्म्स के, वो अभी भी स्टार्ट नहीं होंगे। प्राइवेट फर्म स्टिल वेटिंग फॉर मोर रिकवरी इन द इंडियन इकॉनमी। और जो Q4 यानी जो अगला साल आएगा, कैलेंडर ईयर 23, जब Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये स्टार्ट होना दिखाई देगा एज पर द एक्सपर्ट। और बहुत सारी फर्म्स ने अपने प्लान ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। अगर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस की बात करी जाए तो दे हैव ऑलरेडी अनाउंस देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। और उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। Q4 से थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जैसे कि वेदांता अनाउंसिंग अ $20 billion investment to double its capacity. Reliance Industry putting $10 billion in renewable energy, and Adani Group planning to invest in the पेट्रोकेमिकल सेक्टर। इसके अलावा बहुत सारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आईटीसी ग्रुप ने भी आज के न्यूज़पेपर में अपना जो एक्सपेंशन प्लान है उसको अनाउंस किया। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज ने एक में एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस कर दिए। एक्सपेंशन प्लान्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स, जहाँ पर वो मशीनरी, टेक्नोलॉजी, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जितने प्लान्स हैं इनको देखते हुए एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल Q2, Q3 फाइनेंशियल ईयर तक इंडियन इकोनॉमी को वेट करना पड़ेगा। Q4 से कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट होगा प्राइवेट फर्म्स के थ्रू। अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप हैज़ ऑल्सो अनाउंस इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान इन न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स। और आईटीसी के साथ हमने डिस्कस किया कि आईटीसी ने भी $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अनाउंस किया। तो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं आईटीसी, वेदांता, अदानी, टाटा, रिलायंस, इन सब के एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए एक्सपर्ट का ये ओपिनियन बना है। However, all this will have to wait. Capacity utilization in Q4 of financial year 21 marginally trailed the year ago level, and the subsequent second wave of COVID-19 has caused the domestic demand to stumble, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि COVID-19 की सेकेंड वेव में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा सबड्यूड हुई थी। तो बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी एंड बिकॉज ऑफ द amount of the casualty that is caused by the COVID-19 second wave, तो बहुत ज़्यादा फेयर था। जबकि जो अदर कंट्रीज थी वहाँ पर जब इंडिया वॉज फेसिंग द हीट वेव ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव, बहुत सारी जो इकोनॉमीज थी वो रिकवर हो चुकी थी और इसी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज़ हो रहा था। ऑन द अदर हैंड जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी पैंडेमिक की सेकेंड वेव में, और उसी को देखते हुए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जो ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज ने किया था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो भी पूरा नहीं हो रहा था। मतलब 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनीज नहीं कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई दे postpone their capital expenditure program, and such condition do not augur well in the immediate surge in the capex as per the expert। क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी जो कैपेसिटी है हम उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बीइंग अ इन्वेस्टर, देन व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एट दिस टर्मोइल सिचुएशन। हालांकि अगर कुछ सेक्टर की बात करें जहां पर पीएलआई स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पर कुछ सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने को मिला था, लेकिन दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पीएलआई, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल के भी सेक्टर हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेजॉरिटी केसेस में तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% नहीं था, एंड दैट इज़ वाई कंपनीज डू नॉट वांट टू गो फॉर एक्सपेंशन और डू नॉट वांट टू गो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, और कैपेसिटी एक्सपेंशन करना मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो कंपनीज कब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी? जब उनके पास डिमांड होगी, और इस समय इकॉनमी में डिमांड है ही नहीं। जब डिमांड है नहीं तो जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का कोई भी रैशनल रीज़न नहीं देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ वाई कंपनीज हैव पोस्टपोन्ड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि Q4 आते आते और जिस तरह से गवर्नमेंट के इंडिकेशन मिल रहे हैं उसको देखते हुए Q4 तक इंडस्ट्री में जो रिस्क एपेटाइट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी, एंड इंडस्ट्री विल एक्चुअली स्टार्ट हैविंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन बाय Q4 of financial year 22 or later. And this is the graph of Q4 sees 11% growth as per the projection, and this is the investment comes back, that is gross fixed capital formation as percentage of GDP in current price. Although अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये Q4 तक आते आते, फाइनेंशियल ईयर Q4 तक आते आते और ज़्यादा पिकअप लेगा। अगर हम बात करें ग्रोथ की तो 11% ग्रोथ प्रोजेक्ट करी जा रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कब? Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 तक।
जो कि अभी रिकवरी की स्टेज पर है। हाँ, कुछ कंपनीज कुछ सेक्टर में PLI स्कीम की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, बट लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इंडिया में, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो Q4 के बाद ही कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेसिटी एक्सपेंशन पर जाएंगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। इंडिया कांट बिकम वर्ल्ड नेक्स्ट फैक्ट्री बाय कॉपिंग चाइना कांट। कल CII की एनुअल सेशन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडस्ट्री को कॉल किया कि इंडस्ट्री शुड ट्राई टू इंक्रीज देयर रिस्क एपेटाइट और शुड गो फॉर मोर एक्सपेंडिचर, मोर इन्वेस्टमेंट इनटू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। और उसी के इमीडिएटली बाद जो मिस्टर अमिताभ कांत हैं, कौन है मिस्टर अमिताभ कांत, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा हु इज़ मिस्टर अमिताभ कांत। तो मिस्टर अमिताभ कांत ने उसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद जो नरेंद्र मोदी ने जो कॉल किया इंडस्ट्री को टू रिग्नाइट इट्स रिस्क एबिलिटीज, रिस्क एपेटाइट, द मिस्टर अमिताभ कांत सेड दैट इंडिया कैन नेवर बिकम द नेक्स्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय सिंपली कॉपिंग द चाइना के मॉडल को कॉपी करते हो। और जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इंडियन इकॉनमी इस समय अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग एवरी पॉसिबल मेजर टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि इंडिया के केस में अगर हम ग्रोथ की बात करें, इंडिया के केस में ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के केस में हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी सेक्टर में मूव करेंगे। जबकि किसी एक स्टैंडर्ड इकॉनमी में, कोई भी इकॉनमी जब ग्रो करती है तो वो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उसका ग्रो होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका सर्विस सेक्टर ग्रो होता है। बट इंडिया के केस में क्या हुआ, हम सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गए। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी डेवलप नहीं हुआ, स्टिल मिसिंग, उसमें उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एंड दैट इज़ वाई करंट गवर्नमेंट वांट टू इम्प्रूव और वांट टू हैव द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिससे कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है स्पेशली कुछ मार्केट्स पे, चाइना जैसी मार्केट पर, वो रिड्यूस हो। क्यों? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं कर पाया। इसकी वजह से बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो चाहे वो फिनिश्ड हो, उसके लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया की चाइनीज़ मार्केट पे या चाइनीज़ फॉर्म्स में, चाहे वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हो। इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना, इंडिया को चाइना की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना। और इसी के लिए अगर आपको पता हो, फॉलो कर रहे हैं आप रेगुलरली अगर मेरी न्यूज़, तो PLI स्कीम भी लॉन्च करी गई, दैट इज़ अ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और कंपनीज़ को, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से, मोबाइल सेगमेंट से, सोलर पैनल सेगमेंट से इनवाइट किया जा रहा है कि वो इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें और उनको PLI स्कीम के तहत बहुत सारे रिबेट्स और टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली इंडिया को एक सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देने के लिए एज अ मैन्युफैक्चरिंग और एज अ एक्सपोर्ट हब बहुत सारे प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। बट यहाँ पर जो हमारे एक एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि इंडिया कैन नॉट बी द नेक्स्ट फैक्ट्री जस्ट लाइक चाइना। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। कभी हम डिस्कस करेंगे कि चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड व्हाई चाइना इज हैविंग सो चीप और चीपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो ये एक्सपर्ट है मिस्टर अमिताभ कांत, उनका ये कहना है कि इंडिया कैन नॉट कॉपी द चाइनाज मॉडल। हम चाइना का मॉडल कॉपी नहीं कर सकते एक नेक्स्ट फैक्ट्री बनने के लिए, बट बाई हैविंग इट्स ओन मॉडल ऑफ लो कॉस्ट ग्रीन पावर विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। चाइना की जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, सोलर पैनल्स, और बहुत सारे सेक्टर हैं। तो किसी किसी सेक्टर में चाइना की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है, तो उसी पर्टिकुलर सेक्टर को चाइना जो है वो डेवलप करता है। तो मिस्टर कांत का ये कहना है कि हम चाइना का एग्जैक्टली मॉडल नहीं फॉलो कर सकते। इवन इन मैन्युफैक्चरिंग केसेस चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर मैन्युफैक्चरिंग के हर सेक्टर में वो कॉम्पिटेंट है। इंडिया इज़ ट्राइंग टू कॉपी द चाइना मॉडल, बट मिस्टर कांत का कहना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उसी पर्टिकुलर
प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए जिसमें हमारी कॉम्पिटेंसी है, जस्ट लाइक लो कॉस्ट ग्रीन पावर, जिसको वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज कर चुका है. वी हैव ऑलवेज गॉट इनटू सनसेट एरिया ऑफ द ग्रोथ एंड दिस इज द टाइम टू गेट इनटू सनराइज एरिया ऑफ द ग्रोथ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज सनसेट एरिया, व्हाट इज सनराइज एरिया? बहुत सिंपल सा आंसर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि सनराइज सेक्टर कौन से होते हैं और सनसेट सेक्टर कौन से होते हैं. तो मिस्टर कांत का कहना है कि अभी तक जो हमारा फोकस था वो सनसेट सेक्टर्स में है. इंडिया को सनराइज सेक्टर में फोकस करना चाहिए जिसमें जो लो कॉस्ट ग्रीन पावर है वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर है इंडिया के लिए. क्योंकि अगर हम चाइना के मॉडल को फॉलो करेंगे तो चाइना ने जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंडस्ट्री में कॉम्पिटेंसी रखी है पिछले कुछ डिकेड्स में, उन प्रोडक्ट का यूजेस अब ख़त्म हो रहा है. अब जो नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, नई तरह की रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस जनरेट हो रही हैं. तो अगर इंडिया सच में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, नेक्स्ट फैक्ट्री बनना चाहता है वर्ल्ड की, तो रादर देन फोकसिंग ऑन ऑब्सलीट प्रोडक्ट, ऑब्सलीट सेक्टर, सनसेट एरिया ऑफ ग्रोथ, इंडिया शुड फोकस ऑन फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, सनराइज सेक्टर्स, मोर स्पेसिफिकली सस्टेनेबल प्रोडक्ट और सस्टेनेबल इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर्स. तो उसी CII की मीटिंग में इस बात को फोकस करते हुए मिस्टर कांत ने कहा है कि सनसेट सेक्टर जो ऑलरेडी जिस पर चाइना कमांड कर चुका है उन्हीं पर, अब चाइना ऑलरेडी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड कर चुका है, तो इंडिया शुड नॉट डाइवर्ज देमसेल्व्स इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज सनसेट. नाउ इंडिया शुड फोकस ऑन सनराइज सेक्टर, जैसे कि लो कॉस्ट ग्रीन पावर, और इंडिया की लो कॉस्ट ग्रीन पावर को वर्ल्ड ने भी रिकॉग्नाइज किया है. सो कॉलिंग अपॉन इंडस्ट्री टू सेट द एम्बिशियस टारगेट फॉर इटसेल्फ एंड फोकस ऑन हाइड्रोजन, हाई एंड बैटरीज, advanced solar panels, all these are actually sunrise areas. Mr. Kant asked the industry to invest into these particular areas as well as the INCs to go digital, become lean and focus on skilling and investing in green technology if they really want to compete the world. ऑलरेडी यूज्ड मॉडल जो चाइना यूज़ कर चुका है उस पर हम वापस से बीटिंग द बुश इज गोइंग टू ब्रिंग नो बेनिफिट एज पर मिस्टर कांत, एंड दैट इज़ वेरी लॉजिकल argument that is put forward by Mr. Kant. Putting out that only 18% of India's final energy consumption in the form of green energy, and he emphasized that remaining portion also needed to be come from the non-fossil fuel. तो 18% तक अभी हम ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने टोटल एनर्जी कंजप्शन में, तो डेफिनेटली हमारे पास अभी कितना, हमारे पास मतलब 80% जो है वो भी पोटेंशियल है ग्रीन एनर्जी के केस में. और यही सिनेरियो वर्ल्ड में भी है. रादर देन फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कि अब सनसेट सेक्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं क्योंकि दे हैव अचीव देयर ग्रोथ पोटेंशियल, अब नए सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट or even the industry should focus on those sunrise sector. And citing the Niti Aayog analysis, Mr. Kant said that Europe and America come together will import close to the 500 gigawatts of green hydrogen and green ammonia. What is green hydrogen and green ammonia? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ. ऑल दीज आर रिलेटेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी. ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा फ्यूल जिससे कि इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को बहुत कम नुकसान होता है. तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ दिस ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया. ऑल्दो मिस्टर कांत का सीधा सीधा ये कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, इन सब में इंडिया को फोकस करना चाहिए क्योंकि ऑल दीज आर द सनराइज सेक्टर. और आगे आने वाले टाइम में इन्हीं के डिमांड है. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑल दीज आर गोइंग टू बी द सनसेट सेक्टर. अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स. रिकवरी नॉट येट एट स्टेज फॉर पुलिंग बैक लिक्विडिटी FM.
इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी पर डिस्कस करते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी रिकवरी स्टार्ट हुई है इंडिया की, इस स्टेज पर रिकवरी नहीं पहुंच गई है कि आरबीआई मार्केट से मनी मार्केट से लिक्विडिटी पुल बैक करना स्टार्ट कर दे, मतलब वापस लेना स्टार्ट करके। अभी की रिक्वायरमेंट ये है कि आरबीआई हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, they should try to put more money to bring more money into the market, more liquidity into the market। अभी तो इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुई है, दिस इज नॉट द स्टेज फॉर पुलिंग बैक द लिक्विडिटी एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। और उन्होंने इन्वाइट भी किया है, जस्ट लाइक अवर पीएम, उन्होंने इन्वाइट किया है इंडस्ट्री को कि दिस इज द टाइम बट इंडस्ट्री शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न एंड हेल्प द गवर्नमेंट। और जिसका सीधा सीधा अगर हम देखें स्टॉक मार्केट, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्टॉक मार्केट को रेफरेंस में लेते हुए कहा है कि स्टॉक मार्केट इज क्लियरली शोइंग द पोटेंशियल और द वे। जिस तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है वो एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, उनका सेंटीमेंट्स इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव है। और इस समय कंपनीज को इस सेंटीमेंट्स को, स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स को, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स को यूटिलाइज करके फंड रेजिंग करके कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। दे शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रिकवरी, टू इंक्रीज द डिमांड, टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आरबीआई की एक्मोडेटिव पॉलिसी को भी रिफर करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आरबीआई पिछले एक साल से जो रेपो रेट है उसको अनचेंज किए हुए है, 4% का रेपो रेट रखा है। सिंपली आरबीआई इंडिकेशन देना चाहता है दैट वी आर मेंटेनिंग द accommodative stance। it means we want to bring more money, more liquidity into the market। companies should take the loan, should try to bring more investment, should try to generate demand and to mitigate the impact of COVID-19 पैंडेमिक। और इसी को लेकर के उन्होंने आरबीआई को अप्रिशिएट भी किया है दैट आई एम ग्लैड आरबीआई हैज़ नॉट गिवन एनी इंडिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आगे अभी फिलहाल आगे आने वाले टाइम में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी पॉलिसी मेजर। और गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही ये ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में एक सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन रहे जिससे कि जो रिकवरी है वो सपोर्ट हो सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। केयर्न टैक्स डील में हिंज ऑन वेदांता केस। अगर आपको केयर्न एनर्जी के डिस्प्यूट के बारे में जानना है तो देयर इज अ सेपरेट वीडियो इनटू द डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन सेक्शन, जहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अपडेट की बात करें तो रिसेंट जो लास्ट अपडेट था वो था कि केयर्न ने एक केस जीत लिया था जहां पर केयर्न को अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया के कुछ फॉरेन असेट्स को सीज कर सकता है। और उसी समय हमने भी डिस्कस किया था कि अगर ये केस केयर्न जीत गया है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें जो अदर डिस्प्यूट्स हैं, अदर लिटिगेशंस हैं टैक्स रिलेटेड, उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर के जो अमेंडमेंट किया है, जिसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, इनकम टैक्स जो क्लॉज है, उसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने केयर्न को ऑफर दिया था कि जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का केस चल रहा है केयर्न इंडिया के साथ में, उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया जाए, उसका सेटलमेंट फाइनली कर लिया जाए, क्योंकि फाइनली इंडिया हैज़ रिवोक्ड दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक्ट। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इसका सीधा इम्पैक्ट दिस मे हिंज ऑन द वेदांता विदड्रॉइंग द ऑनगोइंग आर्बिट्रेशन फ्रॉम द सिंगापुर ट्रिब्यूनल ऑन द वेरी सेम इशू, टैक्सेशन का ही इशू है। तो वेदांता के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका जो केस कहाँ चल रहा है, सिंगापुर ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि वेदांता को जो ऑफर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उस ऑफर के बाद हो सकता है वेदांता भी अपना जो सिंगापुर ट्रिब्यूनल में जो टैक्सेशन का केस चल रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वापस ले ले और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पर जाए। सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड टू रिफंड केयर्न अप्रॉक्सीमेटली 7,900 crore it had collected under the retrospective tax demand on fulfillment of certain कंडीशन, जो कि सिंपली इस बार जो अमेंडमेंट लाया था उसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि आगे से गवर्नमेंट किसी भी तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं इम्पोज करेगी। और जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उसके केसेस में कंपनीज की जो लिटिगेशन में जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट भी गवर्नमेंट रिटर्न करेगी। और जिसमें केयर्न का
सबसे बड़ा शेयर था, 80% जो शेयर था वो केएन का था, जितना भी अमाउंट लिटिगेशन में जा रहा था टैक्सेशन को लेकर के। तो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का ऑफर दिया है, किसको? केएन एनर्जी को, कि आपका जो भी लिटिगेशन का कॉस्ट लगा है 8,000 करोड़ हम आपको रिटर्न करेंगे, जो भी हमने आपसे टैक्स कलेक्ट किया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, of fulfillment of conditions including the withdrawal of the pending litigation and furnishing of an undertaking to the effect that no claim for cost, damage, interest, etc. would be filed, and that this condition is also the part of Taxation Law Amendment Bill 2021 recently passed by government in Parliament. तो इसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि वेदांता भी अपना केस विड्रॉ कर लेगा सिंगापुर ट्रिब्यूनल से और इसी तरह के सेटलमेंट में जाएगा। और वेदांता का नहीं, बहुत सारे और भी जो केसेस चल रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है वो सब भी अब आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल होंगे आफ्टर दिस अमेंडमेंट बिल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 5.59% इन जुलाई। तो रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू अ 3 months लो, कंटिन्यूसली बढ़ रही थी रिटेल इन्फ्लेशन, अगर आपको पता हो। इवन बहुत ज़्यादा इंक्रीज 6% से तो बहुत ही, जो होलसेल जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट तक क्रॉस कर गई थी। तो इन्फ्लेशन वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आरबीआई इन रीसेंट मंथ, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई के पास एकोमोडेटिव इंस्टांस लेने का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था। आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था कि आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा सप्लाई कर सके, क्योंकि इन्फ्लेशन है ऑलरेडी, और अगर और लिक्विडिटी सप्लाई होगी और मनी सप्लाई होगा तो दैट में फर्दर लीड्स टू मोर इन्फ्लेशन। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले कुछ टाइम से, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन देखा गया है इन रिटेल इन्फ्लेशन। तो फाइनली रिटेल इन्फ्लेशन जो जुलाई के मंथ में आई है वो 5.59 तक, यानी बिलो 6%, 6% का जो टारगेट है आरबीआई का उससे नीचे आई है 3 महीने बाद 5.5। हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत पास में ही है 6 के नंबर में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अभी तक जो ये 6 पॉइंट से ऊपर चल रहा था वो नंबर अब 5.59 पर आया है फ्रॉम 6.26%, जो कि लास्ट मंथ 6.26% था। तो अब रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है और इसकी वजह से आरबीआई को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। बेसिक रीज़न क्या है इस इन्फ्लेशन के कंट्रोल होने का? प्राइजेज इन फूड आइटम्स पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स हैज़ डिक्लाइन, जिसकी वजह से फूड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इनटू दिस इन्फ्लेशन बास्केट। अगर इन्फ्लेशन बास्केट की बात करें, फ्यूल और फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इन्हीं दोनों की जो प्राइस अगर वेरी करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें रिटेल इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। फूड के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट इस बार हमें रिटेल इन्फ्लेशन में देखने को मिल रहा है, जो कि 6.26 से डिक्रीज होकर के 5.5 तक आ गई है। However, economists caution that the inflationary pressure might come back if supply is disrupted and demand rise with the economic recovery later into the financial year। तो ये ना सोचे आरबीआई जो इन्वेस्टर्स हैं कि ये आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दिस ट्रेंड कुड बी रिवर्स, ये रिवर्स हो सकता है अगर सप्लाई डिस्टर्ब हुई फिर से, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न सप्लाई फिर से डिस्टर्ब हुई, और क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी की स्टेज में तो डेफिनेटली डिमांड बूस्ट होगी। अगर सप्लाई उसको उस डिमांड को सैशिएट नहीं कर पाती है, फुलफिल नहीं कर पाती है, डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बट सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये फिर से 6 का मार्क क्रॉस करेगी एज पर द एक्सपर्ट। अगर बात करें फ्यूल इन्फ्लेशन की, फ्यूल इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड इन द जुलाई डिस्पाइट सम मॉडरेशन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो फ्यूल इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है और ये जो ट्रेंड फ्यूल इन्फ्लेशन को लेकर के ये अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फूड इन्फ्लेशन को लेकर के इकोनॉमिस्टों ने कॉशन किया है दैट दिस इज द वॉचफुल सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉरेक्स रिजर्व फॉर हेजिंग कांट यूज देम टू फंड प्रोजेक्ट एक्सपर्ट। हमने कल ही डिस्कस किया इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, और हमने ये भी डिस्कस किया कि पैंडेमिक की सिचुएशन में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली बढ़ा है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट डाउन हुआ है
पैंडेमिक की सिचुएशन में जो हमारे सेमी फिनिश्ड और जो फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट हम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। हालांकि एक्सपोर्ट जो है वो अभी एक नॉर्मल लेवल पे है बिकॉज ऑफ द रीज़न जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया जो है वो अभी रिकवरी की सिचुएशन है, बट बहुत सारी जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वो पैंडेमिक को कवर कर चुकी हैं, दे आर ऑन एट द देयर हाईएस्ट पाथ ऑफ रिकवरी, इसीलिए वहाँ पर डिमांड बढ़ रही थी और इसलिए एक्सपोर्ट इंडिया से इंक्रीज हो रहा था। बट इंपोर्ट की बात करें, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाई थी पैंडेमिक की सेकेंड वेव में, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल किया था और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे फॉरेक्स पर देखने को मिला था। तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि फॉरेक्स को जो रिजर्व जो बढ़ा उसको यूज़ करें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, डिमांड जनरेशन के लिए। बट एक्सपर्ट्स का सीधा सीधा कहना है कि कंट्री का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्लो आर नॉट आवर्स एज दीज, दे आर द लाइबिलिटी अगेंस्ट देम, दे आर द लाइबिलिटी अगेंस्ट देम। दिस पर्टिकुलर फॉरेक्स इज एक्चुअली फॉर हेजिंग पर्पज। कल को जब फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट मोबिलिटी होगी तब उस समय ये बफर काम आता है। इस पर्टिकुलर फंड को जो फॉरेन एक्सचेंज में जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं इसको प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता बिकॉज दीज आर नॉट द इन्वेस्टमेंट फ्लो, these are actually investment flow, these are not our own money, we have certain liability against this particular foreign exchange reserve, and that is why these foreign exchange or excess foreign exchange reserve cannot be used for funding the projects. These forex kitty works as a buffer against the exchange rate volatility. एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि बहुत सारे अदर चीप मनी अवेलेबल है कंट्री के लिए एंड अब्रॉड। आप डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, अब्रॉड से पैसा उठा सकते हैं टू फाइनेंस द वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंस सेंट्रल बैंक द वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग द इंडिया हैव इन्फ्यूज्ड लिक्विडिटी टू द बैटल रिसेशन एंड फ्यूल डिमांड। ये नहीं कि आप अपने जो फॉरेन एक्सचेंज में जो आपके पास रिजर्व्स हैं उसको आप यूज़ करें वायबल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व्स हैं उनके अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई भी आईएमएफ की मनी हो, आईएमएफ के डिपॉजिट्स हों। अब बात आती है कि ये बात कहाँ से उठ गई। एक्चुअली रिसेंटली हमारा जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने आरबीआई को बोला कि जो भी आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है दैट फॉरेक्स रिजर्व शुड बी डिप्लॉय फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट्स लाइक रोड एंड कंस्ट्रक्शन। कॉन्फेडरेशन CII में बोला था, जिसको जवाब देते हुए एक्सपर्ट ने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए नहीं होता, वो हेजिंग के लिए होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि बहुत वोलाटाइल है, इंटरनेशनल जब एक्सचेंज रेट जब चेंज होते हैं उस समय इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ किया जाता है तो इन ऑर्डर टू मीट आउट द कंट्रीज इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट। और अगर रिजर्व की बात करें कितना रिजर्व है इंडिया के पास, तो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व रोज टू $9.42 billion to a level $620.5 billion in a week ended in July 30. तो अभी इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली $60.57 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ATM बॉडी सीक्स रिव्यू ऑफ RBI's पेनल्टी रूल। कल ही हमने डिस्कस किया कि RBI ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया है। क्या रूल इम्प्लीमेंट किया है कि 10 घंटे से ज़्यादा कोई भी ATM जो है वो अगर एम्प्टी रहता है, आउट ऑफ कैश रहता है, तो उस पर्टिकुलर ATM या उस पर्टिकुलर बैंक पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। सो द कॉन्फेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CATMI बोलते हैं, ये जितने भी ATM मशीन जो ATM सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका कॉन्फेडरेशन है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ATM इंडस्ट्री हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ RBI और RBI से बोला है कि इस पर्टिकुलर जो पेनल्टी का जो रूल है इसको वापस लिया जाए। तो जो भी एसोसिएशन हैं, कॉन्फेडरेशन है ATM प्रोवाइडर्स के, चाहे वो वाइट लेबल हो चाहे वो बैंक्स हो, दे आर एक्चुअली अपोजिंग दिस रूल ऑफ RBI एंड दे आर सेइंग दैट इट इज़ detrimental to the growth of industry when you are looking at such stringent penalty at a time when the earnings are not much and you get penalized too. The validity
of deploying ATM for the banks as well as the white label ATMs। तो इन सब का जो लॉजिक है, जो रैशनल है, जो रीज़न आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि ऑलरेडी पैंडमिक के टाइम पर अर्निंग्स हॉल्ट हुई पड़ी हैं और आप इस तरह की पेनल्टी लगा करके आप इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेट्रीमेंटल सिचुएशन में ले जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द वाइट लेबल ATM एज वेल एज द अदर ATM सर्विस प्रोवाइडर। तो इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। लेट्स सी कि क्या डिसीजन RBI लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.